Assalamu alaikum. This is lecture number 29 for the course LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saaf. In the last lesson we started the chapter of queuing modelings. हमने queuing या waiting line system को देखा था कि what is a queue, what is a waiting line, and then we talked about the characteristics of a waiting line system. Then individually उसके हमने देखा था components waiting line system के arrival, waiting line, service, तीन component है. Arrival का मतलब कि जैसे हमने एक उसमें एग्जांपल देखी थी कार वॉश की. एक कार वॉश है, एक ऑटोमेटेड कार वॉश है जिसमें कि आप क्या लोग आते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अराइवल. उसके बाद वेटिंग लाइन में वेट करते हैं, क्यू में इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, और दैट इज़ कॉल्ड वेटिंग लाइन. और वेटिंग लाइन के बाद आपका जो एक्चुअली प्रोसेस है, जो गाड़ी वॉश हो रही है, कार वॉश हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्विस. और उसके बाद सर्विस के बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे द कार दैट कम्स फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट, और उसके बाद वो कार चली जाती है. सो ये हमारा क्यूइंग का एक मॉडल है जिसमें हमने कहा कि उसके तीन डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं. एक है हमारा अराइवल, वेटिंग लाइन और सर्विस. पर अराइवल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए, वेटिंग लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए. और फिर हमने बात की थी कि हम क्यू की परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं. हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है किन वेरिएबल्स पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल देख सकते हैं, हम अपनी क्यू को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस इज़ गुड, परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड. और फिर हमने क्यूइंग कॉस्ट देखी कि क्यू की कॉस्ट क्या है. क्यू की कॉस्ट हमारी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. जितनी देर जो कस्टमर आके जितना ज़्यादा देर वेट करेगा उतना ज़्यादा वो डिससेटिस्फाइड भी होगा, उतनी ज़्यादा हमें कॉस्ट भी इनकर हो रही होगी. Then there are variety of queuing models जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंगल चैनल क्यूइंग, मल्टीपल चैनल क्यूइंग, कांस्टेंट सर्विस क्यूइंग, लिमिटेड पॉपुलेशन क्यूइंग, और इसके अलावा हमने सिंगल चैनल सिंगल फेस्ड मल्टी फेस्ड, मल्टी चैनल सिंगल फेस्ड मल्टी फेस्ड, हमने ये क्यूइंग मॉडल्स देखे थे डिफरेंट. और हमने थॉरली सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल की कैलकुलेशंस और उसका हमने डिस्कस किया था. फिर हमने मॉडल बी, सी और डी जो मल्टी चैनल, कांस्टेंट सर्विस और लिमिटेड पॉपुलेशन मॉडल्स हैं, इनकी हमने डेरिवेशंस, इनके फॉर्मूलाज देखे थे, इनकी एग्जांपल्स भी देखी थी. प्रोवाइडेड डेटा यू कैन कैलकुलेट द वेटिंग लाइन टाइम, और उसकी एफिशिएंसी इन मॉडल्स के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Then we talked about other queuing approaches जिसमें अदर में हमने कहा था कि हम उसमें लाइंस उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसके अंदर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं क्यू का, हम उसमें ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी कर सकते हैं. सर्विस डेस्क 1 वेयर फर्स्ट कस्टमर विल गो टू सर्विस डेस्क 1, सेकंड कस्टमर विल गो टू सर्विस डेस्क 2. हम उसके और क्यूइंग हम डिफरेंट सिस्टम्स भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी टेलर कर सकते हैं क्यूइंग जो हमारा मॉडल है उसको. The agenda for today's session is we'll talk about capacity. We'll talk about capacity and constraints management. आप अपनी capacity और जो अपने constraints हैं उनको कैसे manage करते हैं. तो this chapter I have included this chapter as an additional reading, and this is within the scope of our course. Capacity, डिज़ाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैपेसिटी कंसिडरेशंस क्या होती हैं, डिमांड को कैसे मैनेज करते हैं, डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर. हम पहले प्रोडक्शन सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे, उसके बाद हम सर्विस सेक्टर को भी देखेंगे, उसमें हम डिमांड को कैसे मैनेज करते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट बॉटलनेक एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि बॉटलनेक एनालिसिस कैसे करते हैं और कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोसेस टाइम्स फॉर स्टेशन, सिस्टम, साइकिल्स, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बॉटलनेक मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस आप सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, मल्टी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे.
then we'll talk about applying expected monetary value to capacity decisions. हमने डिसीजन मॉडलिंग जो पिछला लेसन था, हमारा सेशन था, उससे पिछले सेशन में हमने डिसीजन मॉडलिंग पढ़ी थी जिसमें हमने डिसीजन ट्रीज भी पढ़े थे. तो आज भी हम एक दफ़ा उसी डिसीजन ट्री को दोबारा से गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हम EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज़ की कैसे कैलकुलेट करके हम हाउ वी कैन टेक अ बेटर कैपेसिटी डिसीजन. बेटर कैपेसिटी, उस वक्त हमने डिसीजन ट्री जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि शुड वी डू इट और शुड वी नॉट डू इट, ऑल्टरनेटिव्स में देखा था और हमने देखा था कि हमारी टू आउटपुट के हमने अकॉर्डिंगली उसे कैलकुलेट किया था. नाउ वी विल डू इट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड द कैपेसिटी दैट वी हैव. So let's start the session. It's capacity and constraint management. The chapter is capacity and constraint management. What is capacity? The throughput or the number of units a facility can hold, receive, store or produce in a period of time. हम capacity किसको कहते हैं? हम capacity कहते हैं एक मशीन है, हम कहते हैं कि जी एक दिन के अंदर ये 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है तो इसकी कैपेसिटी 10 यूनिट है. या मैं एक इंसान हूँ, मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता हूँ, 8 घंटे से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है. हम यूजुअली इस तरह से बात करते हैं. तो कैपेसिटी के नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव, स्टोर, प्रोड्यूस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी. डिटर्मिन्स फिक्स कॉस्ट, आपकी जितनी कैपेसिटी होगी आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी फिक्स कॉस्ट भी होगी. डिटर्मिन्स इफ डिमांड विल बी सेटिस्फाइड इफ फैसिलिटीज़ विल रिमेन आइडल. और अगर आपको अपनी कैपेसिटी पता होगी तो आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आप डिमांड जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और अगर डिमांड फुलफ़िल कर लेते हैं उसके बाद आपकी कितनी कैपेसिटी आइडल होगी, कितनी कैपेसिटी अनयूज्ड होगी. कैपेसिटी की हम एक एग्जांपल, एक आप हॉल की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हॉल के अंदर 500 सीट्स हैं तो उसका मतलब उसकी सीटिंग कैपेसिटी 500 है. तो आप अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितने लोगों का, अगर लेट्स सपोज डिमांड अगर सिर्फ 400 लोगों की है तो आप कह सकते हैं कि जी 400 हम सीटिंग के बाद 100 आइडल सीट्स हैं. प्लानिंग ओवर अ टाइम होराइजन, हम कैपेसिटी को प्लान भी कर सकते हैं. लॉन्ग रेंज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस फॉर एडजस्टिंग कैपेसिटी, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. लॉन्ग रेंज अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें हम कि हम नई मशीनरी, इतने हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, मशीनरी हमें चाहिए तो हम ऐड फैसिलिटी करते हैं, ऐड लॉन्ग लीड टाइम इक्विपमेंट. इंटरमीडिएट अगर हम शॉर्ट मिड टर्म में हम देखें तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड इक्विपमेंट, ऐड शिफ्ट. शॉर्ट रेंज के अंदर क्या करेंगे, स्केड्यूल शेड्यूल जॉब करेंगे, स्केड्यूल पर्सनल, एलोकेट मशीनरी, ऐड पर्सनल, बिल्ड और यूज मशीनरी. नाउ प्लानिंग हम कैपेसिटी की कैसे करते हैं, प्लानिंग ओवर अ टाइम होराइजन. प्लानिंग 3 तरह की होती है. एक प्लानिंग होती है इमीडिएट, नाउ शॉर्ट रेंज विद इन 6 मंथ्स, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर की. मिड रेंज होती है 2 से 3 साल के अंदर हमने जो प्लान करना. लॉन्ग रेंज होती है मोर देन 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स. अब अगर मुझे इमीडिएटली अगले महीने से प्रोडक्शन शुरू करनी है और प्रोडक्शन शुरू करनी है तो मैं अपनी कैपेसिटी को कैसे एनहांस कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ कि मैं उसे प्लान कर सकता हूँ. अपनी जॉब्स को, उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्लान कर सकता हूँ, मशीनरी एलोकेट कर सकता हूँ, अपनी जो मेरी कैपेसिटी है उस विद इन दैट कैपेसिटी में काम कर सकता हूँ. इंटरमीडिएट अगर मेरी मोर देन, मैं कहता हूँ कि जी मेरी 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद मुझे उसके लिए फिर मैं ये कर सकता हूँ एडिशनल मशीनरी बाय कर सकता हूँ. सब कॉन्ट्रैक्ट जो काम मैं अगर 10 यूनिट मैं खुद प्रोड्यूस कर लूँगा, 2 यूनिट किसी और से प्रोड्यूस करा लूँगा. एडिशनल शिफ्ट्स, सुबह की एक शिफ्ट, शाम की शिफ्ट में एडिशनल शिफ्ट्स के थ्रू मैं अपना जो है कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता हूँ. लॉन्ग रेंज में मैं फैसिलिटी ऐड कर सकता हूँ. Design and effective capacity. Design capacity is the maximum theoretical output of a system, normally expressed as a rate. Design capacity is the maximum theoretical output. कि हम capacity डिज़ाइन करते हैं कि जी maximum theoretical output क्या होती है कि जी ये मशीनरी 10 यूनिट मैक्सिमम बना सकती है. तो इसकी जो डिज़ाइन कैपेसिटी क्या है कि 10 यूनिट्स को बनाने के लिए डिज़ाइन हुई है. दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन कैपेसिटी. Effective capacity is the capacity of a firm expects to achieve under given operating constraints.
गिविंग एक डिज़ाइन कैपेसिटी अगर एक होती है इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी वो होती है कि वो इस वक्त कितने यूनिट बना रही है। अब 10 उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 10 यूनिट्स पर आर थी, एक घंटे में 10 यूनिट बनाती थी एक मशीन, लेकिन सिंस मशीन हैज़ बिकम ओल्ड, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, तो अब वो उसकी इफेक्टिवली वो 6 या 7 यूनिट बनाती, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं, इससे ज़्यादा वो जो है बना नहीं सकती। लेकिन एक्चुअली जो मशीन डिज़ाइन हुई थी उसकी फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी 10 यूनिट्स थी। यूटिलाइजेशन इज द परसेंट ऑफ डिज़ाइन कैपेसिटी एक्चुअली अचीव्ड। यूटिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, हम डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी अचीव कर रहे हैं। हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी 10 यूनिट्स है, हम 10 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन हम यूटिलाइज कितने कर रहे हैं, 5 यूनिट्स। हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, उसका मतलब मशीन 50% यूटिलाइज हो रही है। तो इसका यूटिलाइजेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय द डिज़ाइन कैपेसिटी। एफिशिएंसी इज द परसेंट ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी एक्चुअली अचीव्ड। एफिशिएंसी क्या होती है कि हम परसेंट ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी कि हम एक्चुअली इफेक्टिवली कितना प्रोड्यूस करें, उसकी परसेंटेज क्या है। इसका मतलब है कि अब अगर हम इफेक्टिव, हमने कहा था परसेंटेज 7 है, हम इस वक्त 7 यूनिट्स, जब कैपेसिटी हमारी 10 है लेकिन हम इस वक्त बना 7 यूनिट्स ही रहे, तो इसका मतलब है कि हम 70% अपनी मशीन की एफिशिएंसी यूज़ कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव कैपेसिटी। हम बेकरी की एक एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है उसकी पिछले वीक की 148,000 रोल्स। इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है उसकी 175,000 रोल्स। 175,000 रोल्स वो बना सकती है, लेकिन वो बना 148 रही है। डिज़ाइन कैपेसिटी उसकी 1200 रोल्स पर हाल है, एक घंटे में 1200 रोल बनाती है। बेकरी ऑपरेट 7 डेज पर वीक, 3 to 8 आवर्स की शिफ्ट्स में 7 डेज पर वीक काम करती है। तो हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी क्या होगी, टोटल हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी होती है जो टोटल जो मैक्सिमम बना सकती है, वो कितने बना सकती है, 1200 रोल्स पर आवर है, तो कितने घंटे वो काम करती है, 7 डेज हैं, 7 into 3 into 8, और 3 शिफ्ट्स में काम होता है, 8-8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, 8-8 घंटे की एक शिफ्ट है, 3 शिफ्ट्स में काम होता है। और बेकरी ऑपरेट 7 डेज अ वीक, उसका मतलब 7 दिन, हर दिन में 3 शिफ्टें, हर शिफ्ट 8 घंटे की है, तो 7 into 3 into 8 into 1200, तो 2,01,600 रोल्स टोटल कैपेसिटी, इतने ये बेकरी प्रोड्यूस कर सकती है। अब यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइजेशन हमारी 148,000 डिवाइडेड बाय 201,600, तो उसका 73.4। उसका मतलब है कि अब क्योंकि इस वक्त 2,16,000 वो रोल्स बना सकती है, लेकिन वो बना इस वक्त 148,000 रही, तो इसका मतलब 73.4% जो है वो यूटिलाइज हो रही है। आपकी बेकरी जो है वो प्रोडक्शन उसकी यूटिलाइज हो रही है, बाकी यूटिलाइज नहीं हो रही। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी कि हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है, 175,000 है, तो 148,000 डिवाइडेड बाय 175,000 84.6 के 84.6% इफेक्टिव या एफिशिएंट है आपकी बेकरी की प्रोडक्शन। नाउ यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन में आपने देखा कि यूटिलाइजेशन में आपने देखा कि आप डिज़ाइन कैपेसिटी पे देखते हैं कि जी ओवरऑल आपकी डिज़ाइंड कितनी कैपेसिटी, डिज़ाइन कितनी। अब एक आपने लेट्स सपोज रोल, हम कहते हैं कि एक रोल की मशीन है, उसके अंदर उसमें क्या करते हैं हम, फ्लावर, उसमें आटा, उसके अंदर चीनी मिक्स करके हम बीच में डाल देते हैं, तो वो हमें रोल्स बना के बेक करके वो दे देती है। तो हम कहते हैं कि जी उसकी जो है कैपेसिटी वो मशीन की है कि वो एक हफ्ते में 2,16,000 रोल्स बना सकती है। अब हम कहते हैं कि जो बना रही है वो 148,000 है, उसमें ये भी तो रीज़न हो सकती है कि वो कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, जिसकी वजह से जितने आवर्स गैस है, जितने आवर्स लाइट है, उतनी उसकी या गैस का प्रेशर कम आ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है कि वो जो यूटिलाइज कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज करी है वो 73.4% है, और जो
एक्चुअली इफेक्टिव कैपेसिटी है 2,16,100 तो उसकी टोटल कैपेसिटी थी, जिसमें से जो एक्चुअली वो बना सकती है वो 175,000 बना सकती है, क्योंकि बाकी कुछ किसी वक्त लाइट नहीं, किसी वक्त गैस नहीं। तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी कि जितने वो एक्चुअली बना सकती है, एक तो है ना टोटल इतनी उसकी कैपेसिटी है, एक है कि वो एक्चुअली जितना अचीव कर सकती उसके कितने परसेंट वो बना रही है। Estimating output of a new facility, they are considering adding a second production line, and they plan to hire new employees and train them to operate this new line. Effective capacity on the new line is 175,000 rolls, which is the same on the first line. However, due to new hires, they expect the efficiency of this new line will be 75% rather than 84.6%. तो expected output क्या होगी? Effective capacity into efficiency. एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू एफिशिएंसी। अब वो कहते हैं कि जी पहले वाली जो हमारी प्रोडक्शन लाइन थी उसके अंदर हम एक नई प्रोडक्शन लाइन और ऐड कर रहे हैं, तो जो नई प्रोडक्शन लाइन है उसकी भी जो इफेक्टिव कैपेसिटी वो उतनी ही है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि नया स्टाफ हायर कर रहे हैं जो कि जिसको अभी ट्रेन करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी। तो फिलहाल उनकी एफिशिएंसी 75% है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी होगी? 1,31,250 रोल्स। इतनी वो एक्सपेक्ट करें कि नई न्यू प्रोडक्शन लाइन से इतने वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपेसिटी एंड स्ट्रैटेजी। कैपेसिटी डिसीजंस इम्पैक्ट ऑल 10 decisions of operations management as well as other functional areas of the organization. Capacity decisions must be integrated into the organization's mission and strategy. Mission और strategy जो कंपनी की होती है उसके अंदर उसको कैपेसिटी को जो है इंक्लूड करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, so that कि आपका मिशन जो हो कि अपनी अपनी कैपेसिटी को भी आपने इंक्रीज करना। Important issues in capacity planning. Forecast demand accurately. आप डिमांड अपनी कैपेसिटी को प्लान उसी वक्त कर सकेंगे जब आप कैपेसिटी को एडजस्ट या आप उसको एनहेंस या उसको कम उस वक्त कर सकेंगे जब आपको अपनी डिमांड का एक्यूरेटली पता हो। अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी इन कैपेसिटी इंक्रीमेंट्स। फाइंड द ऑप्टिमम लेवल वॉल्यूम बिल्ड फॉर चेंज। क्या आप उसको फिर चेंज करने के लिए अपनी कैपेसिटी या प्रोडक्शन लाइन को आप ऑप्ट करें, उससे पहले आपके पास ऑपरेटिंग लेवल भी आपको पता होना चाहिए कि कितने वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस करना। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑन योर वाई एक्सेस और नंबर ऑफ रूम्स। अगर हम देखते हैं रोड साइड मोटेल है, एक रोड साइड जो होटल्स होते हैं उनको मोटेल कहते हैं, तो एक मोटेल है उसमें एक 25 रूम का रोड साइड मोटेल है और एक 50 रूम का, एक 75 रूम का। तो अब क्या है, एवरेज यूनिट कॉस्ट जो है वो 25 वाले की ज़्यादा है, जो है 50 रूम वाले की कम है, 75 वाले की फिर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर 50 यूनिट्स तक तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसने अचीव कर लिए। जितने ज़्यादा कमरे उतनी ज़्यादा आपकी, क्या हम कहते हैं ना, इकोनॉमीज, उतना ज़्यादा हमारी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस कर जाती है। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद क्या होता है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसकी वजह से 75 रूम का जो होटल है उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है, एवरेज यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल में चला गया। 50 कमरों तक का होटल तो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उसके बाद क्या हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई तो हमारा जो है डिसइकोनॉमी शुरू होगी। मैनेजिंग डिमांड। डिमांड एक्सीड्स कैपेसिटी। curtail demand by raising prices, scheduling longer lead time. Long term solution is to increase capacity. Demand exceeds capacity. जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो कैपेसिटी कम हो तो आप क्या करते हैं, curtail demand by raising prices. आप डिमांड को कम कैसे करते हैं, प्राइस ज़्यादा कर देंगे डिमांड कम हो जाएगी। या लॉन्गर लीड टाइम्स। अब लॉन्गर लीड टाइम्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते, जैसे आप देखते हैं कि आप एक यूजुअली पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप कार बुक कराते हैं, आपको 2, 4, 5 महीनों के बाद जाके कार डिलीवर होती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज़ टू इंक्रीज कैपेसिटी। आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये कि आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें डिमांड को मीट करने के लिए। कैपेसिटी एक्सीड्स डिमांड। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है डिमांड कम है तो फिर स्टिमुलेट डिमांड थ्रू प्राइस रिडक्शन। आप प्राइस कम करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, उससे आप स्टिमुलेट करें अपनी, बिकॉज आपने कैपेसिटी और डिमांड को मैच करना है आपस में।
सो दैट कि आपका जो है एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो, प्रोडक्ट में चेंज करें। एडजस्टिंग टू सीजनल डिमांड्स, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न्स, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न्स, के आपने कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न्स के वो प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करें जिनके साथ कॉम्प्लीमेंटरी आपने कोई दूसरी चीज़ भी साथ उसके आपने उसकी भी डिमांड बढ़े, एक चीज़ की डिमांड बढ़ने से दूसरी डिमांड भी बढ़े। जैसे कि हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न की देखते हैं कि सेल्स इन यूनिट्स है, सेल्स इन यूनिट्स, और नीचे हमारे पास टाइम्स है मंथ्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे हमारे पास वो हैं टाइम, वो हैं दिसंबर तक हैं, उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अगला साल आपके पास ये हमारे पास दिए हुए हैं टाइम, 2 साल का हमारे पास ये डेटा है। अब जेट स्कीज़ हैं, जेट स्कीज़ क्या होते हैं, वाटर स्कूटर्स भी जिन्हें कहते हैं, जो पानी के अंदर चलते हैं लोग। अब ये गर्मियों के मौसम में इनकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा लोग समंदर में जाते हैं, ज़्यादा लोग लेक्स पे जाते हैं वाटर स्कूटर चलाने। अब और गर्मियों में क्या, सर्दियों में क्या होता है, इनकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्नो मोबाइल मोटर सेल्स, स्नो मोबाइल मोटर सेल्स, जेट्स की इंजन सेल्स और स्नो मोबाइल मोटर सेल्स। जेट्स की, आपने जेट्स की देखा था, दिस वाज जेट्स की। जेट्स की हमारे पास क्या था, वाटर स्कूटर। अब वाटर स्कूटर में भी सेम इंजन यूज़ हो रहा है, सेम चेजेस यूज़ हो रहा है, एक पानी पे चलता है, एक आपका स्नो के ऊपर चलता है, बर्फ़ के ऊपर चलता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि आपके, हमने यहाँ पे अभी बात की एडजस्टिंग टू सीजनल डिमांड, कि एक की डिमांड गर्मियों में, एक की डिमांड सर्दियों में। तो प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद कम्प्लीमेंटरीली डिमांड पैटर्न्स, ये कम्प्लीमेंटरीली कि आप वो जब इंजन बना रहे हैं तो एक ही इंजन है दोनों का, जेट स्की का भी वो इंजन है और आपका स्नो मोबाइल का भी वो इंजन है। तो आप क्या कर रहे हैं, सर्दियों में आप जेट स्की को बेच रहे हैं, गर्मियों में आप जेट स्की को बेच रहे हैं, सर्दियों में आप स्नो मोबाइल को बेच रहे हैं। सो दैट इज कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न्स। नाउ एक आपका क्या, कंबाइनिंग बोथ पैटर्न्स रिड्यूसेस वेरिएशन, और दोनों पैटर्न के अगर आप कंबाइन कर दें टोटल यूनिट्स ऑफ सेल्स, अब इंजन की हम सेल्स की बात करें, एक जेट स्की का इंजन और एक स्नो मोबाइल का इंजन, तो आप दोनों के इंजन्स की देखें तो आपकी ओवरऑल डिमांड पैटर्न में ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आती। इस वजह से नहीं वेरिएबिलिटी आती क्योंकि आपका इंजन गर्मियों में जो है वो जेट स्कीज़ को आप सेल करें, सर्दियों में आप स्नो मोबाइल को सेल कर देते हैं, तो आपकी एक कांस्टेंट आप इंक्रीज डिमांड कह सकते हैं। टैक्टिक्स फॉर मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एम्प्लॉयज एंड शिफ्ट्स। टैक्टिक्स फॉर मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड, आप अपने कैपेसिटी और डिमांड को मैच करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक तो आप इंक्रीज़ कर लेते हैं या डिक्रीज़ कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ और शिफ्ट्स आप बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं। आपने ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी है तो आप 2 शिफ्ट्स में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। स्कूल्स की एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट में भी पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, अब सबको आप मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं बिठा सकते। एडजस्टिंग इक्विपमेंट, परचेजिंग एडिशनल मशीनरी, और आप अपना इक्विपमेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी एडिशनल मशीनरी। सेलिंग और लीजिंग आउट एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, आप अपना जो है एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको सेल करके न्यू मशीनरी परचेज कर सकते हैं, एडवांस्ड मोर उसको आप ले सकते हैं, लीज आउट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग प्रोसेसेस टू इंक्रीज थ्रूपुट, और अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने से अपनी आप जो एफिशिएंसी है, थ्रूपुट है, वो इंक्रीज कर सकते हैं। रीडिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट, आप अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंट कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जो है आउटपुट है वो इंक्रीज़ करे। एडिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, और आप प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जैसे प्रोडक्ट हम कहते हैं कि प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही प्रोसेस है, एक ही असेंबली लाइन है जिसके ऊपर आप एक ही गाड़ी के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक अगर आप कहते हैं कि जी एक गाड़ी उसमें इंजन है, उसमें एक में 1300 सीसी इंजन लगा रहे हैं, एक में 1600 लगा रहे हैं, एक में 1800 लगा रहे हैं, तो डिफरेंट कस्टमर, एक कस्टमर की डिमांड है 1600 सीसी इंजन के साथ कार चाहिए, एक को 1300 सीसी के इंजन के साथ कार चाहिए,
कार एक ही है, एक ही बॉडी है, एक ही असेंबली लाइन पे बन रही है, लेकिन उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी है, क्लोजिंग फ्लेक्सिबिलिटीज़ का डिमांड और कैपेसिटी को मैच करने के लिए आप अपनी फैसिलिटीज जो हैं उनको क्लोज करके आप अपने सबलेट भी कर सकते हैं, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट इन सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में हम कैसे मैनेज करते हैं? स्केजुलिंग, कस्टमर्स, अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशन, FCFS रूल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल। अब हम सर्विसेज सेक्टर में क्या करते हैं? सर्विसेज सेक्टर में हम किस तरह से हमारी डिमांड और कैपेसिटी को मैनेज करते हैं? अब हम यहाँ पे एक जो पिक्चर दिखाई हुई एक डॉक्टर की है, अब वो क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा, कैपेसिटी पर डे कैपेसिटी कम है, तो वो कैसे जो है उसको मैनेज कर रहे हैं? वो मैनेज ऐसे कर रहे हैं कि वो लेटर इन द वीक आगे अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। डॉक्टर विल attend to a patient on appointment only. पेशेंट आए पहले अपॉइंटमेंट ले, फिर उसके बाद जो अपनी अपॉइंटमेंट पे आया वो अपना चेकअप कराए, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल के ऊपर जो पहले आएगा वो पहले उसको हम देखेंगे। कैपेसिटी मैनेजमेंट, स्केजुलिंग वर्कफोर्स। अब कैपेसिटी कैसे मैनेज हो सकती है कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने रेस्टोरेंट के आवर्स इंक्रीज कर दिए, सुबह भी आपके पास रेस्टोरेंट खुला होगा, शाम को भी खुला होगा। अब जो है वो सुबह की शिफ्ट लोग डिफरेंट आएंगे, वो काम करेंगे, शाम के लिए लोग डिफरेंट आएंगे, रेस्टोरेंट सारा दिन खुला रहेगा। फुल टाइम, टेम्परेरी और पार्ट टाइम स्टाफ। फुल टाइम हमारे पास टेम्परेरी स्टाफ हम रख सकते हैं या पार्ट टाइम स्टाफ भी रख सकते हैं, उससे भी हम सेम जॉब आप काम करा सकते हैं इवनिंग शिफ्ट में। कमिंग टू bottleneck analysis and theory of constraints. Capacity analysis determines the throughput capacity of workstations in a system. Capacity analysis हमें क्या बताती है? Determine करती है कि throughput capacity कितनी है of workstations in a system. Throughput capacity का मतलब होता है कि output क्या है। एक सिस्टम के अंदर वर्कस्टेशंस हैं, वर्कस्टेशंस पे एक एक वर्कस्टेशन पे काम हो रहा है, वो आउटपुट अगले स्टेशन को जा रही है, जिसे हम कहते हैं थ्रूपुट। एक स्टेशन से दूसरे को थ्रूपुट, उससे अगले को थ्रूपुट, और हम इसे कैपेसिटी डिटरमिन कर सकते हैं कि हर स्टेशन की कैपेसिटी क्या और ओवरऑल टोटल कैपेसिटी क्या। और बॉटलनेक हैज़ द लोएस्ट इफेक्टिव कैपेसिटी इन अ सिस्टम। और बॉटलनेक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? लोएस्ट इफेक्टिव कैपेसिटी इन अ सिस्टम, जो हम लोएस्ट जहाँ पे इफेक्टिवली जहाँ पे लोएस्ट कैपेसिटी हम उसका फिर एनालिसिस देखते हैं। अब बॉटलनेक इज अ लिमिटिंग फैक्टर और कंस्ट्रेंट। बॉटलनेक हम लिमिटिंग फैक्टर या कंस्ट्रेंट को भी कहते हैं। बॉटलनेक की हम एक बॉटल ले लेते हैं, बॉटल को हम क्या देखते हैं? नीचे से बॉटल बड़ी होती है, चौड़ी होती है, और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जाती है, और एंड के ऊपर उसका जो नेक होता है, उसका जो इसके ऊपर कैप लगा होता है, गर्दन जो होती है उसकी, वो नेक बिल्कुल पतली सी होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती एंड के ऊपर को थोड़ी सी कैपेसिटी रह जाती है। तो इसको हम कहते हैं बॉटलनेक एनालिसिस। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या? 5-step process for recognizing and managing limitations. 5-step process for recognizing and managing limitations. Step 1, identify the constraint. सबसे पहले क्या करना है? Recognizing and managing limitation. Theory of constraints. Theory of constraints क्या है कि आप अपने constraints को कैसे identify करते हैं। 5-step process है जो कि हम अपने लिमिटेशंस को या कंस्ट्रेंट्स को मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप 2 क्या? डेवलप अ प्लान फॉर ओवरकमिंग द कंस्ट्रेंट्स। फिर आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट को, हर कंस्ट्रेंट को, आपके 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, एक एक को आइडेंटिफाई किया, फिर एक एक आपने प्लान बनाया कि इसको ओवरकम कैसे करना है, इस कंस्ट्रेंट का इलाज क्या करना है, इस कंस्ट्रेंट को ख़त्म कैसे करना है। फोकस रिसोर्सेज ऑन अकम्प्लिशिंग स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? डेवलपिंग अ प्लान फॉर ओवरकमिंग द कंस्ट्रेंट। फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को फोकस कर रहे हैं स्टेप 2 पे, कि रिसोर्सेज को फोकस कर रहे हैं कि आपने कैसे प्लान करना है इसको ठीक करने के लिए, इस कंस्ट्रेंट को ख़त्म करने के लिए। रिड्यूस द एफर्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स बाय ऑफलोडिंग वर्क और एक्सपेंडिंग कैपेसिटी।
कैपेबिलिटी। रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट, अब जो कंस्ट्रेंट आ रहा है उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वर्क फोर्स के ऊपर, आप उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं कैपेबिलिटी को वहाँ पे, या आप उसको ऑफलोड कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को रोक देते हैं। वंस ओवरकम, गो बैक टू स्टेप 1 एंड फाइंड न्यू कंस्ट्रेंट्स। और एक दफ़ा आपने अपना कंस्ट्रेंट ढूंढ लिया, उसको प्लान कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, उस कंस्ट्रेंट को ख़त्म कर लिया, उस कंस्ट्रेंट की वजह को आपने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करके, ये बाय ऑफलोडिंग वर्क आपने कैपेसिटी को ऑफ वर्क को कम करके या कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके आपने उस कंस्ट्रेंट को मैनेज कर लिया, फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, बैक टू स्टेप 1, आप दोबारा से नया कंस्ट्रेंट ढूंढते हैं। इस तरह से ये साइकिल जो है 5 स्टेप प्रोसेस जो है आपका रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग लिमिटेशंस का, इट कीप्स ऑन गोइंग। बॉटलनेक मैनेजमेंट, release work orders to the system at the pace of set by the bottleneck. Lost time at the bottleneck represents lost time for the whole system. Increasing the capacity of a non-bottleneck station is a mirage. Increasing the capacity of a bottleneck increases the capacity of the whole system. Now bottleneck को हम manage कैसे करते हैं? bottleneck क्या कह रहे हैं हम? bottleneck कह रहे हैं कि जी हमारा सिस्टम है, सिस्टम की कैपेसिटी है, जहाँ वो पॉइंट जहाँ पे कैपेसिटी आके हमारी बिल्कुल थोड़ी रह जाती है, कैपेसिटी बिल्कुल थोड़ी रह जाती है, और वहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं, या वहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट, वहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम बॉटलनेक कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलीज वर्क ऑर्डर्स टू द सिस्टम एट द पेस ऑफ सेट बाय द बॉटलनेक, कि हम उस सिस्टम में वर्क ऑर्डर्स या हम सिस्टम को उतना ही उसको हम उसमें जितना के बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होती है, जहाँ पे हमारी कैपेसिटी सबसे कम हो जाती है, हम उस सिस्टम को उतना ही काम देते हैं जितना का वो बॉटलनेक के अंदर से गुजर सके। लॉस्ट टाइम एट द बॉटलनेक, और बॉटलनेक के ऊपर जितना टाइम हमारा वेस्ट होता है वो हमारा लॉस्ट टाइम होता है ऑफ द होल सिस्टम। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ नॉन बॉटलनेक स्टेशन इज अ मिराज, कि हम अपने उन स्टेशंस की जो कि जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटलनेक इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम। अब बॉटलनेक जहाँ पे आपकी कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, फंस जाती है आके, अगर आप उसको स्टेशन को एक्सपैंड कर दें, वो बॉटलनेक ख़त्म कर दें, उसकी वजह से आपका जो है टोटल जो आपका सिस्टम है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करती है। सो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैनेजिंग अ बॉटलनेक। प्रोसेस टाइम्स फॉर स्टेशन सिस्टम्स एंड साइकिल। द प्रोसेस टाइम ऑफ अ स्टेशन इज द टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट एट अ सिंगल वर्क स्टेशन। असेंबली लाइन में डिफरेंट वर्क स्टेशन होते हैं, आप रॉ मटेरियल लेते हैं फर्स्ट वर्क स्टेशन के ऊपर, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो नेक्स्ट वर्क स्टेशन पे जाता है, उससे नेक्स्ट पे जाता है, और इवेंचुअली वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्रोसेस टाइम ऑफ अ स्टेशन क्या कहते हैं, उस वर्क स्टेशन के ऊपर जितना टाइम उसे प्रोसेस करने में लग रहा है, दैट इज द प्रोसेस टाइम ऑफ अ स्टेशन। प्रोसेस टाइम ऑफ अ सिस्टम इज द टाइम ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोसेस इन द सिस्टम। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम क्या होता है, कि जो जिस स्टेशन पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेस टाइम ऑफ अ सिस्टम। देन द सिस्टम कैपेसिटी इज द इनवर्स ऑफ द सिस्टम प्रोसेस टाइम। और सिस्टम कैपेसिटी क्या होती है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है किसका, सिस्टम प्रोसेस टाइम का। जितना लॉन्गेस्ट आपका जो टाइम है उसे हम सिस्टम प्रोसेस टाइम कहते हैं, और जो उसका हम ऑपोजिट होता है सिस्टम कैपेसिटी कहते हैं। द प्रोसेस साइकिल टाइम इज द टोटल टाइम थ्रू द लॉन्गेस्ट पाथ इन द सिस्टम। और लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द सिस्टम के जो हम उसे साइकिल टाइम कहते हैं। ये हमने पिछले एक हमने चैप्टर इस पे पढ़ा भी था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें स्केजुलिंग में भी देखी थी, प्लानिंग के अंदर हमने देखी थी कि हम लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम देखते हैं, कि लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम सिस्टम का कैलकुलेट कर लेते हैं, और दैट इज़ द टाइम ऑफ, हम उसे कहते हैं साइकिल टाइम, उसे कहते हैं कि जी ये इस सिस्टम का साइकिल टाइम है। A 3-station assembly line. 3-station assembly line A, B, C. Process time of station. Process time of stations क्या है? स्टेशन A का process time 2 minutes है, स्टेशन B का 4 minutes है, स्टेशन C का 3 minutes है। Process time of the system क्या होगा? 4 minute.
प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम जो है बी के ऊपर टाइम लगता है तो प्रोसेस टाइम इसका सिस्टम का 4 मिनट्स है। प्रोसेस साइकिल टाइम, प्रोसेस साइकिल टाइम क्या है? 2 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स 9 मिनट्स। टोटल टाइम ऑफ द सिस्टम क्या है? हमारा टोटल टाइम जो है वो 9 मिनट्स है, जिसे हम प्रोसेस साइकिल टाइम कहते हैं। कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी क्या है? सिस्टम कैपेसिटी हम कहते हैं कि 1 बाय प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम। ये हमने कहा था कि ऑपोजिट ऑफ द प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम। तो 1 बाय प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम क्या है आपका? 4 मिनट्स था। 1 बाय 4 इंटू 60, अगर हम उसे मिनट्स में करें तो हमारे मिनट्स में, क्योंकि हमारे पास मिनट्स में दिया तो उसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 कम टू 15 यूनिट्स पर आवर। तो हमारी सिस्टम कैपेसिटी क्या है? 15 यूनिट्स पर आवर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। कैपेसिटी एनालिसिस की एक एग्जांपल देखते हैं। 2 आइडेंटिकल सैंडविच लाइंस। Lines have 2 workers and 3 operations. All completed sandwiches are wrapped. हम क्या करें? 2 हमारे पास असेंबली लाइंस हैं, हम क्या कर रहे हैं? सैंडविचेस बना रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? ऑर्डर आता है। ऑर्डर लेने की जो वो है टाइम है, दैट इज 30 सेकेंड्स पर सैंडविच। देन ब्रेड, अब हमारे पास 2 सैंडविच लाइंस हैं। एक जो पहली सैंडविच लाइन है उसके अंदर ब्रेड जो है 15 सेकेंड्स पर सैंडविच, हमारा ब्रेड पे जो है कैपेसिटी है, टाइम है। उसके बाद हमारा ब्रेड के ऊपर फिलिंग है 20 सेकेंड्स, फिर टोस्टिंग है 40 सेकेंड्स, और उसके बाद पैकिंग है, उसको रैप कर रहे हैं, दैट इज 37.5 सेकेंड्स पर सैंडविच। तो इट सीम्स दैट द टोस्ट वर्क स्टेशन हैज द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो हमारे पास जो टोस्टिंग वाला है, हमारे पास वर्क स्टेशन जहाँ पे उसको टोस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम 40 सेकंड लगते हैं। बट द 2 वर्क लाइन्स इन पैरेलल ईच डिलीवर अ सैंडविच एवरी 40 सेकंड्स, सो द प्रोसेस टाइम ऑफ द वर्क स्टेशन इज 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20 सेकंड्स। क्योंकि 2 पैरेलल लाइन्स में हो रहा है और टोस्ट स्टेशन जो है वो दोनों का 40 सेकंड है, तो उसको हम हाफ कर लेते हैं क्योंकि पैरेलल 2 जगहों पर टोस्टिंग हो रही है। तो हमारा जो टोटल ऑर्डर है, अब लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि जी पर सैंडविच हम बात करें ना, तो पहला अगर हम कहते हैं ऑर्डर आया 2 सैंडविचेस का, 2 सैंडविचेस का ऑर्डर है, तो अगर हम टोस्टिंग स्टेशन के ऊपर पहले एक सैंडविच पे 40 सेकंड्स लगेंगे, फिर अगले सैंडविच पे 40 सेकंड्स लगेंगे। लेकिन अब हमारे पास 2 लाइनें चल रही हैं इकट्ठी, 2 जगह पे टोस्टिंग हो रही है, तो हमारा जो है उसका टोस्टिंग टाइम हाफ हो जाएगा। सो प्रोसेस टाइम ऑफ 5 स्टेशंस आर 30। प्रोसेस टाइम ऑफ 5 स्टेशंस कितना? 30 है। 30 कैसे आया हमारे पास? हमारे पास के ऑर्डर जो है हमने 30 15 सबसे पहले ऑर्डर लिया, उसका टाइम था 30 सेकेंड्स। उसके बाद हमने ब्रेड ली, ब्रेड में 15 सेकेंड्स लगे, 20 सेकेंड्स उस पर लगे, और 40 सेकेंड्स हमारे लगे टोस्टिंग के ऊपर, और 37.5 सेकेंड लगे हमारे रैपिंग के ऊपर। विथ 37.5 सेकेंड्स रैपिंग स्टेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब क्योंकि हमारा टोस्टिंग पे तो हम कह रहे हैं ना उसको हाफ हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फिर हमारा रैपिंग स्टेशन का हो गया। एंड इट इज़ द बॉटलनेक, जिस पे स्टेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हम कह रहे हैं कि जी बॉटलनेक। सो प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम इज 37.5 सेकेंड। सिस्टम कैपेसिटी पर आवर सिस्टम कैपेसिटी इज 1 डिवाइडेड बाय द longest processing time 37.5 into 3600 seconds, तो it comes to 96 sandwiches 96 sandwiches per hour। हमने इसको सेकंड्स में दिया हुआ है। हमारे पास पिछली जो एग्जांपल थी वो मिनट्स में थी, मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया था 60 से मल्टीप्लाई करके। अब सेकंड्स है, सेकंड्स को हम आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 96 सैंडविचेस पर आवर आ गई। हमारी सिस्टम की कैपेसिटी 96 सैंडविचेस पर आवर है, 1 घंटे में 96 सैंडविचेस बना सकते हैं। प्रोसेस साइकिल टाइम क्या है? प्रोसेस साइकिल टाइम इज 30, 15, 20, 40, 37.5, 142.5 सेकेंड्स। सो हमने अपनी बॉटलनेक यहाँ पे क्या डिस्कवर की? बॉटलनेक हमारी है रैपिंग स्टेशन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर क्लीनिंग टीथ। क्लीनिंग एंड एग्जामिनिंग एक्सरे कैन हैपन साइमल्टेनियसली। अब क्या है, आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के जो है आपके दांत जो है वो थ्रू वो मशीन से आपके वो क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं।
तो अब इस प्रोसेस का हम देखते हैं, इसका कैपेसिटी एनालिसिस करके देखते हैं। कस्टमर चेक्स इन, कस्टमर आता है, आके अपना नाम रजिस्टर कराता है, उसमें 2 मिनट लगते हैं, हर एक पर कस्टमर 2 मिनट्स लगते हैं, तो दैट्स 2 मिनट पर यूनिट। अ लैब असिस्टेंट टेक्स द एक्सरे, और लैब असिस्टेंट उसके दांतों का एक्सरे करता है। उसके बाद अनदर लैब असिस्टेंट डेवलप्स एक्सरे, वो फिर उसका पहले एक ने दांत का एक्सरे किया, फिर उसने अनदर ने उसका एक्सरे डेवलप किया। उसके बाद वो जाता है, हाइजीनिस्ट क्लीन्स द टीथ और डेंटिस्ट एग्जामिन्स एक्सरेज एंड प्रोसेसेस। और उसके बाद क्या करता है, वो वहाँ पे जो असिस्टेंट है डेंटिस्ट का, वो दांत साफ करता है। वो 24 मिनट लगते हैं हर कस्टमर के ऊपर, और 5 मिनट में फिर डेंटिस्ट उसको एक दफ़ा प्रोसेस को चेक कर लेता है और एक्सरेज देख लेता है। और फिर उसके बाद 8 मिनट डेंटिस्ट उसको दोबारा से रीप्रोसेस करता है और कस्टमर पे करता है 6 मिनट में और चला जाता है। ऑल पॉसिबल पाथ्स मस्ट बी कंपेयर्ड। क्लीनिंग पाथ क्या है? क्लीनिंग पाथ है 2, पहले हमारे प्रोसेस में 2 मिनट्स, फिर दूसरे में प्रोसेस में 2 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 24 मिनट्स, फिर 8 मिनट्स, फिर 6 मिनट्स, 46 मिनट्स लग गए। अब ये हमारा है क्लीनिंग पाथ, जिसमें कि उसने क्या किया, सिर्फ एक्सरे कराया, सिर्फ उसने क्लीनिंग कराई। अब अगर एक्सरे का पाथ हम देखें तो क्या है, दैट इज 2 + 2 + 4 + 5, क्योंकि एक्सरे एग्जामिनेशन में 5 मिनट्स लगते हैं। 5 + 8 मिनट्स डेंटिस्ट ने लेने हैं, उसके बाद फिर 6 मिनट्स उसने चेकआउट पे, तो 27 मिनट्स। लॉन्गेस्ट पाथ इन्वॉल्व्स द हाइजीनिस्ट क्लीनिंग द टीथ। अब जो असिस्टेंट है उसका, डेंटिस्ट का हाइजीनिस्ट जैसे हम कह रहे हैं कि वो उसने लॉन्गेस्ट पाथ उसका बनता है अगर वो क्लीन करता है। अगर वो क्लीन नहीं करता, सिर्फ एक्सरे करता है, तो वो 27 मिनट्स में, अगर क्लीन भी करता है तो 46 मिनट्स में। तो लॉन्गेस्ट पाथ इन्वॉल्व्स द हाइजीनिस्ट क्लीनिंग द टीथ, सो द प्रोसेस साइकिल इज 46 मिनट्स। हम लॉन्गेस्ट पाथ को, प्रोसेस साइकिल हम लॉन्गेस्ट पाथ को कहते हैं। द पेशेंट विल बी आउट ऑफ डोर आफ्टर 46 मिनट्स। बॉटलनेक इज द हाइजीनिस्ट एट 24 मिनट्स, विच इज द प्रोसेस टाइम ऑफ द सिस्टम। अब बॉटलनेक क्या है इस सिस्टम का? बॉटलनेक क्या है? बॉटलनेक ये है कि जो हाइजीनिस्ट है वो 24 मिनट्स लगा रहा है एक वर्क स्टेशन के ऊपर। कैपेसिटी क्या है हमारी? 1/24 × 60 मिनट, 2.5 पेशेंट्स पर आवर, 2.5 पेशेंट वो देख सकते हैं 1 घंटे में। नाउ कमिंग टू ब्रेक इवन एनालिसिस। बॉटलनेक एनालिसिस में हमने क्या किया? बॉटलनेक को हमने आइडेंटिफाई किया। बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम बॉटलनेक की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बॉटलनेक को सबसे पहले हम कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं। कैपेसिटी एनालिसिस से हमें पता चलता है वर्क स्टेशन के टाइम्स आ गए, तो मैक्सिमम टाइम जिस वर्क स्टेशन के ऊपर लग रहा हो दैट इज द बॉटलनेक। फिर हम उस बॉटलनेक के कंस्ट्रेंट्स हम देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स के हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं और उस बॉटलनेक को रिमूव करते हैं। नाउ कमिंग टू ब्रेक इवन एनालिसिस, टेक्निक फॉर evaluating processes and equipment alternatives. Objective is to find the break even point in dollars and in units at which cost equals revenue. जो हमारे जिस पॉइंट पे हमारी रेवेन्यू और हमारी कॉस्ट इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम डॉलर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ब्रेक इवन उस पॉइंट को भी कहते हैं जहां पे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट जहां पे हमारी कवर हो जाए, दैट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट और कॉस्ट दैट कंटिन्यू इवन नो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी फैक्ट्री की ले सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स जितनी चलेंगी उतना आपकी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स है वो भी फिक्स कॉस्ट है, आपका फैक्ट्री में काम हो या ना हो, ऑपरेटर्स तो आपने हायर किए हैं, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, डेट, मॉर्टगेज पेमेंट्स, ये सारी फिक्स कॉस्ट हैं। वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट दैट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितने ज़्यादा आपने वॉल्यूम में जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उतने अगर आपने डेली वेजेस पे लोग रखे हैं, उतने ज़्यादा दिन काम करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी लेबर, मटेरियल की कॉस्ट जो है वो आपकी वेरिएबल है। आप जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा। पोर्शन ऑफ यूटिलिटीज़। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस और में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें तो दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। Assumption, cost and revenue are linear functions.
generally not in the case in the real world. We actually know these costs, very difficult to verify. Time value of money is often ignored. ब्रेक इवन एनालिसिस में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक तो इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम कहते हैं लीनियर फंक्शंस हैं. लीनियर फंक्शंस का मतलब है कि कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे के साथ मूव करते हैं. कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो आपकी रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा. लेट्स सी अ ग्राफ ऑफ दिस ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट लाइन. सबसे पहले तो आप फिक्स कॉस्ट को देखें. आप वाई एक्सेस के ऊपर है, कॉस्ट इन डॉलर्स हमारी वाई एक्सेस पे और वॉल्यूम यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे एक्स एक्सेस पे. तो अगर हम जीरो का मतलब है कि हम कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई यूनिट ना भी प्रोड्यूस करें तो 200 हमारी क्या है, कॉस्ट इन डॉलर्स है, विच इज आवर फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख लें तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिर भी आप इनकर कर रहे हैं, राइट. उसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट के बाद आपकी शुरू होती है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट के बाद आपकी शुरू होती है वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड के बाद जिसको आपकी कॉस्ट, उसे आप टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, जिसके हम अंदर आपका वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है. तो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन शुरू हो रही है 200 से ऊपर. जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है. और टोटल रेवेन्यू आपका जो है जीरो से स्टार्ट होता है. जीरो से स्टार्ट होके जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन अब आपका, क्योंकि पहले तो आपने यूनिट्स लॉस में थे, यूनिट लॉस में इस वजह से थे कि आपका रेवेन्यू नेगेटिव था. रेवेन्यू नेगेटिव, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो रेवेन्यू आपका पॉजिटिव होता जाएगा. तो जहां पे जिस लाइन के ऊपर आपका टोटल रेवेन्यू लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उसे आप कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपके टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द टोटल रेवेन्यू. तो ब्रेक इवन कॉस्ट का मतलब है ये वो पॉइंट है कि आप इतने यूनिट्स कम से कम प्रोड्यूस करेंगे तो आप लॉस एरिया से बाहर निकल आएंगे. आप प्रॉफिट भी इनकर नहीं कर रहे लेकिन आप लॉस भी इनकर नहीं कर रहे. सो जो ये ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द लॉस कॉरिडोर, और जो रेड कलर का दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट कॉरिडोर. ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉलर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. प्राइस पर यूनिट आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स हम प्राइस कंसिडर करते हैं. एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स, एफ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, वी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू को हम कहते हैं कि हमारी जो है प्राइस पर यूनिट भी है, तो जितने यूनिट्स होंगे उतनी हमारी प्राइस होगी. तो पी एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ब्रेक इवन पॉइंट कम्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, और हम इस देखें ब्रेक BEP का मतलब है यूनिट्स. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. इसकी थ्योरी है कि बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेते हैं. फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है और उसके बाद फिर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन यूनिट्स, अगर लेट्स सपोज अगर आपके ब्रेक इवन यूनिट्स 50 हैं तो इसका मतलब है कि आप कम से कम 50 यूनिट्स अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो यूल बी एट अ लॉस. 50 के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा. और अगर हम डॉलर्स में कैलकुलेट कर लें तो डॉलर्स में यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी हुई है, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस पर यूनिट. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, f डिवाइडेड बाय p माइनस वी इंटू p, तो f बाय p माइनस वी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बाय पी. और हम इसको इसके बजाय आप सिंपली ये भी कह सकते हैं
कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने किसे कहा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं आपकी सेलिंग प्राइस या प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर आप अपनी प्राइस या सेलिंग प्राइस पे आप डिवाइड कर लें तो रेशो बन जाती है, अदरवाइज वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस। तो इसको अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, और उसी को आपने फर्दर अगर उसे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू प्राइस से भी मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स आ जाती है। प्रॉफिट हमारा है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो पी एक्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू आवर पी एक्स और माइनस एफ प्लस वी एक्स, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इस वी कम टू पी माइनस वी ब्रैकेट क्लोज इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस द फिक्स कॉस्ट। अब हम ब्रेक इवन की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10,000 यूनिट्स हैं, $10,000 है फिक्स कॉस्ट, $10,000 है। डायरेक्ट लेबर 1.5 पर यूनिट है, मटेरियल हमारे पास 0.75 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस हमारी 4 पर यूनिट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे फिक्स्ड हमारे पास कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट 10,000 है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट हमारी 1.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय पी क्या है? पी हमारी सेलिंग प्राइस है, 4 पर यूनिट है। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स क्या आ गया? 22,857.14। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स आ गई। इसका मतलब ये है कि हमने कम से कम $22,857 की सेल करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। अब अगर हम इसी को हम कैलकुलेट कर लें इन यूनिट्स के अंदर, तो आपके पास यूनिट का फार्मूला भी है, उसके अंदर आप पुट करें वैल्यूज तो आपके पास 5,714 आ जाता है। दैट मीन्स कि 5,714 यूनिट्स एटलीस्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें जो है लॉस नहीं होगा। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लें, ग्राफ पे भी हमने पहले भी जैसा एक्सप्लेन किया कि आपके 10,000 क्या था? फिक्स कॉस्ट थी। डॉलर्स आपके वाई एक्सेस के ऊपर हैं और यूनिट्स आपके एक्स एक्सेस के ऊपर हैं। तो 10,000 जो था, 10,000 हमारी पे फिक्स कॉस्ट थी, रेड लाइन, और उसके बाद हमारा रेवेन्यू की ग्रीन लाइन है, और 10,000 से आपकी टोटल कॉस्ट शुरू हो रही है, क्योंकि 10,000 के बाद वेरिएबल जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के टोटल कॉस्ट है। तो आपका ये एक जहां पे ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन आपस में कट कर रही है, दैट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है? 5,700 समथिंग यूनिट्स हैं, और आपकी जो कॉस्ट है वो 22,000 समथिंग आ रही है। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV एंड कैपेसिटी डिसीजंस। हमने डिसीजन मॉडलिंग के चैप्टर में भी इसको हमने देखा था कि हम स्टेट्स ऑफ नेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्यूचर डिमांड, मार्केट फेवरेबिलिटी, एंड देन एनालाइज यूजिंग डिसीजन ट्री। हॉस्पिटल सप्लाई कंपनी, 4 ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो यू कैन मेक अ डिसीजन ट्री। अब हम डिसीजन ट्री की एक एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट हमने ये सेम एग्जांपल हमने डिस्कस की थी डिसीजन मॉडलिंग के चैप्टर में भी। हमने कहा था कि वी वांट टू टेक अ डिसीजन कि दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द सेम हम एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड इन द डिसीजन मॉडलिंग चैप्टर, और उसमें हमने कहा था कि एक लार्ज प्लांट, स्मॉल प्लांट और डू नथिंग। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया मीडियम प्लांट भी। हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम एक बड़ी फैक्ट्री लगाएं, छोटी फैक्ट्री लगाएं, या दरमियानी साइज़ की फैक्ट्री लगाएं, या कोई फैक्ट्री ना लगाएं। और फिर आगे हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर्स क्या है कि बड़ी फैक्ट्री लगाएं, मार्केट फेवरेबल हो तो हमें कितना आउटपुट होगा? 100,000 का। मार्केट अनफेवरेबल हो तो 90,000 का लॉस होगा हमें, और उसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट फेवरेबल होने की 0.4 है, 40% है, अनफेवरेबल होने की 0.6 है। इसी तरह मीडियम प्लांट है, इसी तरह स्मॉल प्लांट है, इसी तरह डू नथिंग। 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, और उनके बाद हर ऑल्टरनेटिव की 2 स्टेट्स हैं, एक फेवरेबल स्टेट है, एक अनफेवरेबल स्टेट है। नाउ
लार्ज प्लांट अगर हम कहते हैं कि वी वांट टू बिल्ड अ लार्ज प्लांट, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी पिछली दफ़ा भी हमने डिसीजन मॉडलिंग के चैप्टर में भी इसको देखा था। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल्स टू आपकी आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटपुट प्लस आपकी आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटपुट, और दोनों स्टेट्स ऑफ नेचर में आपके फेवरेबल में अनफेवरेबल में दोनों को ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारे लार्ज प्लांट की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है, हमारी फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी थी 0.4 और आउटपुट थी 100,000 प्लस अनफेवरेबल की 0.6 और उसकी आउटपुट थी -90,000। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गई लार्ज प्लांट की -14,000। EMV कितनी आई, -14,000 आ गई। तो -14,000 आने का मतलब है कि we will लीव दिस डिसीजन, हम उसको नहीं हम क्या करेंगे, लार्ज प्लांट की तरफ नहीं जाएंगे। अब हमने सेम प्रोसेस किया, EMV हमने कैलकुलेट कर ली मीडियम प्लांट की, उसकी 18,000 है, स्मॉल प्लांट की हमारे पास 13,000 है, और डू नथिंग की हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू वो 0 है। तो इसमें लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट हमारा मीडियम प्लांट है, मीडियम प्लांट की सबसे ज़्यादा EMV है, तो विल टेक द डिसीजन ऑफ द मीडियम प्लांट, और हम कहेंगे कि मीडियम प्लांट, और अगर फेवरेबल होगा तो 60,000 होगा और अनफेवरेबल होगा तो उसमें हमें इतने का लॉस होगा। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और इस सेशन में हमने कैपेसिटी और कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट को डिस्कस किया कि हाउ इज कैपेसिटी मेजर्ड, इफेक्टिव कैपेसिटी, डिज़ाइन कैपेसिटी क्या होती है, स्ट्रैटेजी में आप कैसे मेजरवेशन के अंदर यू मेक अ पार्ट ऑफ मेजरवेशन के अंदर आप कैपेसिटी को उसका पार्ट बना लेते हैं। फिर कंसिडरेशंस, डिमांड को कैसे मैनेज करते हैं आप, अपनी कैपेसिटी कब इंक्रीज़ करते हैं, कब डिक्रीज़ करते हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में हमने ये सारी सिचुएशंस देखी। देन हमने डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर में देखा कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर किस तरह से हम अपनी कैपेसिटी और डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, और हमने उसमें फिर देखा था कि सबसे ज़्यादा किस सिचुएशन के अंदर आपकी जो है बॉटलनेक आप कैसे उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर फिर आप लॉन्गेस्ट वर्किंग स्टेशन जो या लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग जो वर्क स्टेशन है वो आपका बॉटलनेक होता है, उसको आप कैसे उसके कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। फिर हमने बॉटलनेक के फर्दर प्रोसेस टाइम्स देखे, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, बॉटलनेक मैनेजमेंट देखी कैसे होती है। फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस सिंगल प्रोडक्ट और फिर मल्टी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, हमने सिंगल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स भी देखी। और दिस चैप्टर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, और लास्ट में हमने एक टॉपिक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैपेसिटी डिसीजंस का भी देखा, जो हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट अ रिविजन ऑफ दैट इन रिलेशन टू द कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।